एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्री एडिक्ट। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का जो पार्ट 1 है वो जरूर देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज जरूर जाकर देखें। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2, जिसके अंदर वही सेम तरीके से हम डिफरेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी के क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड जो है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, साथ ही साथ उसके रिलेटेड जो बाकी ऑप्शंस हैं उन्हें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन ड्रेक्सलेरा एंड बाइपोलरिस। अब जनरली हम ये दोनों पैथोजन के नाम एक साथ डिस्कस करते हैं कि जब भी हम कोई कॉर्न ब्लाइट की बात की है तो उसके अंदर हम या फिर हम कहते हैं ब्राउन स्पॉट, तो वहां पे हम उसे बाइपोलरिस और आईजी भी बोलते हैं, हम उसे ड्रेक्सलेरा और आईजी भी बोलते हैं, हम उसे हेलमिंथोस्पोरियम और आईजी भी बोलते हैं। तो ड्रेक्सलेरा और बाइपोलरिस के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है कि आप कैसे स्पेसिफाई करोगे कि दैट इज ड्रेक्सलेरा और आईजी और दैट इज बाइपोलरिस और आईजी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हैं, मेथड ऑफ जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया, शेप ऑफ कोनिडिया एंड कलर ऑफ कोनिडिया, या फिर बोथ ऑप्शन 1 एंड 2। तो ये देखिए, यहाँ पर आप दो पिक्चर देख सकते हैं जिसके अंदर यहाँ पर जो जिस तरीके के हमें स्पोर्ट दिख रहे हैं थोड़े से क्रेसेंट शेप के हमें दिख रहे हैं, थोड़े से इस तरीके से कर्व्ड दिख रहे हैं। यहाँ पर हमें मोर और लेस थोड़े इस तरीके से सिलेंड्रिकल सी स्ट्रक्चर जो है वो हमें विजिबल हो रही है। अब ये जो है हमारे पास दीज आर दी पोर्स ऑफ बाइपोलरिस एंड दीज आर द कोनिडिया ऑफ ड्रेक्सलेरा। ओके, तो सबसे पहला रहता है मेथड ऑफ जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया। इसे बाइपोलरिस कहा इसी वजह से जाता है क्योंकि ये जो ये कोनिडिया जो है ये अपने बोथ एंड से जर्मिनेट करता है। तो बाइपोलरिस कोनिडिया टिपिकली जर्मिनेट फ्रॉम द एंड्स ऑफ द कोनिडियम, फ्रॉम द बोथ एंड्स ऑफ कोनिडियम, वो दोनों एंड से जर्मिनेट कर सकता है, दैट्स व्हाई उसे कहते हैं बाइपोलरिस। एंड ड्रेक्सलेरा का जो कोनिडिया होता है दैट टिपिकली जर्मिनेट फ्रॉम एनी ऑफ द सेल, इसलिए हम कहते हैं इसे मल्टीपोलर जर्मिनेशन। तो वो किसी भी सेल से कर सकता है, तो इसे हम कहते हैं ड्रेक्सलेरा। और बाइपोलरिस जो है उसका नाम बाइपोलरिस इसलिए क्यों है दैट इट कैन जर्मिनेट फ्रॉम द बोथ एंड्स ऑफ द कोनिडिया। सेकंड जो क्राइटेरिया है दैट इज शेप ऑफ कोनिडिया। अब यहाँ पर आप क्लियरली इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है उसे देख सकते हैं। तो ड्रेक्सलेरा कोनिडिया आर यूजुअली स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड। तो ये यूजुअली क्या है, स्ट्रेट, और हल्के से यहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा कर्व्ड जो है वो पर दिख रहा है, जबकि बाइपोलरिस कोनिडियास आर टिपिकली कर्व, जो कि हमें किस तरीके के दिखते हैं, क्रेसेंट शेप के दिखते हैं। तो ये बाइपोलरिस के हैं एंड दिस इज ऑफ द ड्रेक्सलेरा कोनिडिया। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, which of the following correctly describes the difference between both method of germination of conidia and second is the shape of conidia। तो आंसर क्या आ जाएगा, both 1 and 2। moving to the second question, ग्लोबोस और फ्लास्क शेप पिक्नीडिया आर फाउंड इन विच जेनेरा। तो हम जनरली 4 एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज की बात करते हैं, कौन कौन सी। फर्स्ट इज पिक्नीडिया, सेकंड इज साइनेमेटा, नेक्स्ट इज स्पोरोडोकियम, लास्ट इज एसिड। तो ये 4 एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी की बात की जाती है फंजाई में। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ग्लोबोस और फ्लास्क शेप पिक्नीडिया हमें कौन से जेनेरा के अंदर मिलते हैं। पिक्नीडिया की जनरली जो शेप होती है दैट इज फ्लास्क शेप। उसके बाद साइनेमेटा हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था कि ये किस तरीके की एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है कि इन दिस द कोनिडियोफोर अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये आपस में इतना कंपैक्टली अरेंज होते हैं दैट इट फॉर्म्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। स्पोरोडोकियम के अंदर द कोनिडिया अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर। ओके, एंड इन एसेरविलस एक सॉसर शेप से स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से, जहां पे इस तरीके से कोनिडिया प्रेजेंट होती है। ओके, अब हमें बताना क्या है किसके बारे में, फ्लास्क शेप पिक्नीडिया। तो फ्लास्क शेप पिक्नीडिया हमें मिलते हैं इन द जीनस मैक्रोफोमिना। ये देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है, इन्होंने बोला ग्लोबोस टू फ्लास्क शेप, तो ये हमें किसके अंदर मिल रहा है, इन मैक्रोफोमिना। अब बाकियों की बात करते हैं। एफएलएस की अगर बात करें तो एफएलएस क्या कॉज करता है,
ये फॉल स्मट या अर्गट कॉज करता है इन ग्रासेस, टिपिकली फॉर्म्स दी स्ट्रोमेटा। तो ये बेसिकली एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे स्ट्रोमेटा कहा जाता है। तो एफिलिस में क्या बनेंगे? स्ट्रोमेटा दैट कॉजेज दी फॉल स्मट और अर्गट इन दी ग्रासेस। सेकंड है पिस्टिलोशिया, या जिसको हम कहते हैं पिस्टेलोटियोप्सिस। ये क्या प्रोड्यूस करता है? एसरविलाई। तो यानी कि कल हमने बात की थी, तो कोलेटोट्राइकम के साथ साथ सेकंड कौन सा जेनेरा है जो एसरविलाई फॉर्मेशन करता है? दैट इज पिस्टेलोटियोप्सिस। थर्ड इज कोलेटोट्राइकम, तो इसमें भी क्या बनेंगे? एसरविलाई। सो दीज टू आर द एग्जांपल्स दैट आर फॉर्मिंग एसरविलाई एज देयर एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। एंड एफिलिस में कौन सी बनती है? स्ट्रोमेटा। और हमने अभी बात की मैक्रोफोमिना जिसमें बनती है पिक्निडिया। थर्ड क्वेश्चन, which of the following statement regarding rust and smut is incorrect? अब रस्ट और स्मट दोनों ही सबसे मेजर हम पैथोजन की बात करते हैं जो बेसिडियोमाइसिड से बिलोंग करती है। अब इनके अंदर कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है रस्ट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स व्हाइल स्मट आर जनरली फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। सेकंड इज दे बोथ बिलोंग टू द सेम क्लास। थर्ड इज रस्ट इज पॉलीमॉर्फिक व्हाइल स्मट इज नॉट। Bear the basidiospores in the basidiocarp। अब सबसे पहले जो दो तीन टर्म्स हमें दिख रही हैं उसे समझते हैं। सबसे पहले होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए लिविंग होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द लिविंग होस्ट। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स, अब जिस भी नाम से पहले फैकल्टेटिव लग जाता है यानी कि वो चीज कंडीशनल हो जाती है। अब इन्होंने बोला फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट यानी कि ऑन अ जर्नली बेसिस, तो ये पैथोजेंस क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। लेकिन इफ मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाए या अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, देन दे कैन बिहेव एज अ सेप्रोफाइट। यही अगर मैं इसको बोलती फैकल्टेटिव पैरासाइट यानी जनरली दे आर सेप्रोफिटिक, बट अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां पे होस्ट प्रेजेंट होता है, देन दे कैन बिहेव एज अ सेप्रोफाइट्स। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? रस्ट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट व्हाइल स्मट्स आर जनरली फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड इज दे बोथ बिलोंग टू द सेम क्लास दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये माइसीड्स हम लगाते हैं सफिक्स के तौर पे, ही किसके लिए लगाई जाती है? क्लास के लिए। रस्ट इज पॉलीमॉर्फिक व्हाइल स्मट इज नॉट, बिकॉज रस्ट के अंदर जब हम आगे वीट रस्ट का कोई क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि रस्ट के अंदर, वीट रस्ट में 5 डिफरेंट तरीके के स्पोर्स बन रहे हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं। तो ये जो होता है ये पॉलीमॉर्फिक नेचर का होता है, यानी डिफरेंट मॉर्फोलॉजी इसमें प्रेजेंट होती है। जबकि स्मट में हमें मेनली सिर्फ क्या दिखता है? टीलियोस्पोर दिखते हैं। इसमें किसी तरीके की आपको पॉलीमॉर्फिज्म नहीं दिखता है, जबकि रस्ट के अंदर हमें क्या दिखता है? पॉलीमॉर्फिज्म। बोथ बियर बेसिडियोस्पोर्स इन द बेसिडियोकार्प। तो इसमें ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, because neither rust nor smut produce the basidiospores within a basidiocarp, यानी रस्ट और स्मट दोनों के अंदर ही फ्रूटिंग बॉडी जो है वो एब्सेंट होती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको ध्यान रखना है। इंस्टेड अब इसकी जगह ये कर देंगे फिर इनका आगे जर्मिनेशन या बेसिडियोस्पोर्स का प्रोडक्शन कैसे होता है। अब इनमें एट द एंड बनते हैं मैच्योरिटी स्टेज में टीलियोस्पोर्स। इन टीलियोस्पोर्स का होता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन करके ये बना देते हैं प्रोमाइसीलियम, और इस प्रोमाइसीलियम के ऊपर टेरिगमेटा प्रेजेंट होते हैं जो बियर करता है बेसिडियोपोर्स। राइट, तो अगर ये हमारा टीलियोस्पोर है तो यहां से इस तरीके से प्रोमाइसीलियम अराइज होगा जर्मिनेट होके। इस प्रोमाइसीलियम के ऊपर बनेंगे स्टेरिगमेटा और इन पॉइंटेड स्ट्रक्चर के ऊपर बियर होगा बेसिडियोपोर्स। ओके, तो रस्ट और स्मट दोनों में ही सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। इनके अंदर जो जर्मिनेशन होता है टेलियोस्पोर्स का, दैट इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोमाइसीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलर ड्रॉप फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद। तो ये किससे एसोसिएटेड रहता है? ये हमारे पास एसोसिएटेड रहता है Buller's phenomena refers to the active discharge of the basidiospores from the sterigma of basidia in most of the basidiomycetes।
अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जब बात की कि प्रोमाइसिलियम के ऊपर स्टेरिगमेटा लगे होते हैं और उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं बेसिडियोस्पोर्स। ये बेसिडियोस्पोर्स हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। अब इनका डिस्पर्सल किस तरीके से होता है? इनका डिस्पर्सल होता है बाय दी बुलर्स ड्रॉप फिनोमिना। अब इस बुलर्स ड्रॉप फिनोमिना में होता क्या है कि यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं जिसके अंदर ये हमारे बेसिडियोस्पोर है और ये स्टेरिगमेटा है, स्टेरिगमेटा है और ये है बेसिडियोस्पोर। तो यहाँ पे जो इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट बनती है। ओके, और इस वाटर ड्रॉपलेट के वहां होने की वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है जिसकी वजह से बहुत एक्टिवली ये जो स्पोर है ये यहाँ से डिस्पर्स होगा। एक फोर्सफुल जो डिस्पर्जल किया जाता है स्पोर का, दैट इज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ दिस बुलर्स ड्रॉप और दिस वाटर ड्रॉपलेट। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? बुलर्स फिनोमिना। तो ये हमें किस में मिलेगा? बेसिडियोमाइसिट्स में मिलेगा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब अगर हम बात करते हैं जाइगोमाइसिट्स की, तो जाइगोमाइसिट्स में पता है स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लोअर फंजाई है। और ये जो होते हैं ये पैसिवली, जैसे ही आउटर जो स्पोरेंजियल वॉल है, स्पोरेंजियम की जो वॉल है वो जैसे ही बर्स्ट होगी, वो जैसे ही ब्रेक डाउन होगी, तो वहां से ये स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं ये पैसिवली वहां से रिलीज हो जाते हैं। कोई बहुत एज सच फिनोमिना एक्टिव डिस्पोजल का इसमें इंक्लूड नहीं होता है। सेकेंड है एस्कोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स के अंदर एस्कोस्पोर्स जो बनते हैं वो विद इन एसआई बनते हैं इस तरीके से। ओके, तो इनका होता है जेट प्रोपल्शन मेथड एस्को में। तो इनमें क्या होता है कि जब एकदम मैच्योरिटी स्टेज आते हैं, जब डिस्पोजल होने का टाइम आता है, तब इस टाइम पर जैसे हम जनरली केस में क्या पढ़ते हैं कि एक एस्कस के अंदर हमें 8 एस्कोस्पोर्स मिलते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर डिस्पोजल का टाइम आता है उस टाइम पर ये एस्कोस्पोर्स जो है ये बिल्कुल इसके वॉल के पास यहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यहाँ एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और जैसे क्या होता है वन बाय वन इनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही लो टाइम के अंदर, लाइक विद इन सेकेंड जो है ये वन बाय वन जो है यहाँ से स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं। तो इसे कहा जाता है जेट प्रोपल्शन मेथड। तो एस्को में होता है जेट प्रोपल्शन मेथड, और अभी हमने बेसिडियो में देखा दैट इज बुलर्स फिनोमिना। ड्यूटेरोमाइसिट्स जो होते हैं ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, इनके अंदर किसी भी तरीके की सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है, तो इस तरीके का कोई फिनोमिना इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, short hair like threads lining inside an ostiole of a perithecium is called। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम एक साथ 4 से 5 टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि सिमिलर सी टर्म है, हम उनके बीच में डिफरेंस देखते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है जिसमें हमें एक पेरिथीशियम बना हुआ है। अब इसमें आपको डिफरेंट तरीके के बीच में थ्रेड या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है इसके अंदर आपको दिख रहे हैं। इनके बीच में फर्क क्या है? सबसे पहले हम जो दो सबसे सिंपल और सबसे कॉमन नेम यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। वन इज पेरीफाइसिस एंड सेकंड इज पैराफाइसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेरीफाइसिस के बारे में और पैराफाइसिस के। अब यहाँ पिक्चर से आपको क्लियर होगा कि पेरिथीशियम की जो ओपनिंग है इसे कहा जाता है ऑस्टियोल, और इस ऑस्टियोल की ओपनिंग पे यहाँ पे कुछ स्टेराइल थ्रेड लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें कहा जाता है पेरीफाइसिस, जो ऑस्टियोल पे प्रेजेंट है। सेकंड है कि इसकी इनर लाइनिंग के अंदर, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? जनरली एस्कस प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से एस्कस अरेंज होंगे। अब इन एस्कस के बीच में कुछ स्टेराइल हाइफे जो है वो अराइज होते हैं, हाइफे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बेस ऑफ कैविटी एंड यूजुअली अनब्रांच्ड। तो इस तरीके से वैसे बीच बीच में हाइफे से जो है वो अरेंज होंगे बिटवीन दी एसाई, कोई ब्रांचिंग इसमें नहीं होती है। तो इस तरीके के स्टेराइल हाइफे को हम कहते हैं पैराफाइसिस। पेरीफाइसिस ऑस्टियोल पे है, पैराफाइसिस बेस से अराइज हो रही है बिटवीन दी एसाई और किसी भी तरीके की ब्रांचिंग नहीं है। थर्ड टर्म आती है हमारे पास पैराफाइजॉइड्स। पैराफाइजॉइड्स होता है इंटरएस्कल स्ट्रेचिंग और इसके अंदर एनेस्टोमोसिस जो है वो प्रेजेंट होता है। ये देखिए एनेस्टोमोसिस हम पढ़ते हैं, यहाँ पे अब आपको दिख रही है एच शेप स्ट्रक्चर जो है ये बनी हुई है। ओके, तो इसके अंदर क्या रहेगी? इंटरएस्कल जो है यहाँ पे स्ट्रेचिंग रहती है इस तरीके से, और अंदर आपको एच शेप ब्रांचिंग यानी एनेस्टोमोसिस स्ट्रक्चर्स विजिबल होंगी, दैट इज पैराफाइजॉइड्स। नेक्स्ट है इंटरएस्कल सूडोपैरेन्काइमा। तो इसके अंदर क्या रहता है? ये टिश्यू कंप्लीटली कंप्रेस होता है और इसमें एसाई जो है वो बेस से अरेंज नहीं होते हैं, वो इन बिटवीन टिश्यू इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। दिस इज बिटवीन दी विद इंटरएस्कल टिश्यू या इंटरएस्कल सूडोपैरेन्काइमा।
नेक्स्ट है सूडोपैराफाइसिस। सूडोपैराफाइसिस जो होती है, अब ये अराइज कहाँ से होती है? दे ओरिजिनेट अबव द लेवल ऑफ एसाइड, तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होंगी फ्रॉम द टॉप। ओके, सेकंड चीज, ग्रोइंग टूवर्ड्स अप टू द बेस ऑफ कैविटी, ब्रांच्ड एंड एस्टोमोसिस। तो सूडोपैराफाइसिस में क्या होता है? टॉप से इनिशिएट होती है, एनेस्टोमोसिस दिखती है, ब्रांच टॉप से बेस की तरफ मूव करती है, एनेस्टोमोसिस होती है, ब्रांच होती है, एंड एक लास्ट जो हमारे पास बचता है दैट इज पेरिफाइजोइड्स। पेरिफाइजोइड्स होती है कि वो, ये देखिए पेरिफाइजोइड्स हैं कि वो टॉप से अराइज तो हो रही हैं लेकिन वो बेस को टच नहीं कर रही हैं। इसमें क्या था सूडो पेरिफाइजोइड्स में कि टॉप से अराइज हो रही है, बेस तक पहुंच रही है, बीच में एनेस्टोमोसिस भी है और ब्रांचिंग भी है। लेकिन पेरिफाइजोइड्स के अंदर वो टॉप से अराइज हो रही है लेकिन बेस को टच नहीं कर रही है। तो अभी हमने मेजर जो है वो आप 4 टर्म जरूर ध्यान रखना। फर्स्ट इज पेरिफाइसिस जो ऑस्टियोल पे प्रेजेंट है, जो एस्कस के बीच में स्टेराइल हाइफे विदाउट ब्रांचिंग प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं पैराफाइसिस। पेरिफाइजोइड्स जो होते हैं दे अराइज फ्रॉम द अबव द एस्काई एंड डू नॉट रीच टू द बेस। एंड सूडोपैराफाइसिस क्या होते हैं? दे अराइज फ्रॉम द टॉप, रीच द बेस, ब्रांच्ड प्लस एनेस्टोमोसिस। ओके, अब इन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि शॉर्ट हेयर लाइक लाइनिंग जैसे हमने देखा कि कहाँ प्रेजेंट है? ऑस्टियोल पे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? पेरिफाइसिस। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द पीथियम एंड फाइटोप्थोरा। तो जब भी हम पीथियम और फाइटोप्थोरा की बात करते हैं तो इन दोनों किससे बिलोंग करते हैं? ओमाइसिड से बिलोंग करते हैं। अब इनके लाइफ साइकिल में 2-3 डिफरेंस हमें दिखते हैं। एक डिफरेंस तो ये होता है कि हमें पता है कि हमने अच्छे से याद किया हुआ है कि पीथियम के अंदर क्या बनता है? वेसिकल बनता है, जबकि फाइटोप्थोरा में वेसिकल नहीं बनता है। फाइटोप्थोरा में स्पेशल क्या है? फाइटोप्थोरा में बनते हैं पैपिला। ओके, पीथियम में बनता है वेसिकल, फाइटोप्थोरा में बनते हैं पैपिला। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इसके 2। थर्ड इज एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। तो जब हम इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकिल देखते हैं तब उसके अंदर होती है अरेंजमेंट्स की जब प्लाज्मोगैमी होगी तो एंथ्रीडिया और जो oogoनियम है उनके बीच में जो अटैचमेंट है, जो कॉन्टेक्ट है, वो किस तरीके का होगा? तो एंथ्रीडिया आर पैरागाइनस टाइप इन पीथियम व्हाइल एम्फिगाइनस टाइप इन फाइटोप्थेरा। अब इसका मतलब क्या हुआ? पैरागाइनस और एम्फिगाइनस क्या होता है? ये देखिए, तो पैरागाइनस होता है कि जब एंथ्रीडिया और oogoनियम जो है वो पैरेलली एक दूसरे के साथ सिचुएटेड हो और इनके बीच में तब न्यूक्लियाई का जो ट्रांसफर होगा वो इस तरीके से कॉन्टेक्ट से होगा। लेकिन एम्फिगाइनस के अंदर क्या रहता है? एम्फिगाइनस में होता है कि इसमें जो एंथ्रीडिया है वो oogoनियम के स्टॉक के अराउंड कंप्लीटली मूव हो जाएगा, इस तरीके से रोटेटेड रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके का जो हमें गैमेटेंजियल कांटेक्ट हमें देखने को मिलता है वो हमें किस में मिलता है? पीथियम में। जबकि एम्फिगाइनस हमें किस में मिलता है? मेनली फाइटोप्थेरा में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड जो है पीथियम इज हेटेरोथैलिक व्हाइल फाइटोप्थोरा इज होमोथैलिक, ये स्टेटमेंट रोंग है बिकॉज पीथियम जो होती है दैट इज होमोथैलिक एंड फाइटोप्थोरा इज हेटेरोथैलिक। फाइटोप्थोरा में आपको प्लस और माइनस 2 डिफरेंट थैलस जो है वो दिखेंगे। ओके, सो पीथियम इज होमोथैलिक, फाइटोप्थोरा इज हेटेरोथैलिक, पेपिला इज प्रेजेंट इन फाइटोप्थेरा and vesicle is present in pythium. Antheridia is paragynous in pythium while amphigynous in phytophthora. तो यहाँ पर अगर हम एक शॉर्ट में डिफरेंस देखें तो हमने क्या डिफरेंस देखा? pythium and phytophthora। यहाँ पर क्या है? paragynous, यहाँ क्या है? amphigynous। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? वेसिकल, यहाँ पर वेसिकल एब्सेंट है। यहाँ क्या प्रेजेंट है? पैपिली, जो इसके पोर्स के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से एक बल्जिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। पैपिली प्रेजेंट है, इसमें पैपिली एब्सेंट होती है। ये होता है होमोथैलिक जबकि ये होता है हेटेरो। दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन दी पीथियम एंड फाइटोप्थेरा। तो इसमें आंसर जो आ जाएगा दैट इज ऑप्शन डी 1 and 3। Okay. In genus Plasmodiophora, resting spores or cysts lie freely within the host cell. In genus Spongospora, resting spores form the bolts. तो अब इसके अंदर 2 डिफरेंट जो हमारे पास पैथोजन है इनकी बात कर रहे हैं कि इन्होंने बोला
इसमें जो रेस्टिंग स्पोर्स बनते हैं वो कहाँ पर लाई करते हैं, होस्ट सेल में, और स्पॉन्जोस्पोरा के केस में क्या बना लेते हैं, वो बॉल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर बस इनकी एक लाइफ साइकिल देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट जो है वो हमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद रहती है, तो जब आप एक बार पिक्चर देख लोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रहेगा कि सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, प्लाज्मोडियोफोरा की। तो प्लाज्मोडियोफोरा की लाइफ साइकिल में देखो कि रेस्टिंग स्पोर जो है वो यहाँ बन रहे हैं, और यह रेस्टिंग स्पोर बेसिकली बन कहाँ रहे हैं, सॉइल के अंदर। तो इन्होंने स्टेटमेंट में बोला कि प्लाज्मोडियोफोरा में जो रेस्टिंग स्पोर या फिर जो सिस्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, लाइज फ्रीली इन दी होस्ट सेल, लेकिन जबकि वो एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ होती है, इन दी सॉइल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो इससे हमें याद रहेगा कि प्लाज्मोडियोफोरा में जो रेस्टिंग स्पोर्स हैं दे लाइज फ्रीली इन दी सॉइल। सेकंड है हमारे पास स्पॉन्जोस्पोरा। स्पॉन्जोस्पोरा जो है इसके अंदर जो ये देखिए यहाँ पर ये क्या बनाती है, स्पोर बॉल का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे रेस्टिंग स्पोर्स क्या बना लेते हैं, स्पोर बॉल्स। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट। ओके, next the majority of the viruses have the DNA as the genetic material and second is Gemini virus have single stranded RNA as the genetic material। तो हमें ये पता है कि ये दोनों स्टेटमेंट ही क्या हो गए हमारे पास, रॉन्ग, बिकॉज मेजॉरिटी वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज आरएनए, और जेमिनी वायरस है जिसमें बिगोमो वायरस आ जाते हैं, दे कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल, और इन्हें ट्रांसमिट कौन करती है, व्हाइट फ्लाई, दैट इज बेमीसिया टेबेसाई। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, और ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, रॉन्ग। सो बोथ आर इनकरेक्ट। और यहाँ मैंने आपकी रेफरेंस के लिए कि जब भी आपको ये पीडीएफ मिलेगी जिसके लिए आपने गूगल फॉर्म फिल किया, और जिन्होंने नहीं किया वो कर देंगे अभी, तो आपको ये सारे नोट्स जो है, जो सारी एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप बहुत इजीली सबके एग्जांपल्स जो है वो याद कर सकते हैं। मैंने इसमें कंपाइल कर दिए हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मेजर कौन कौन से वायरसेस आते हैं वो यहाँ पे एग्जांपल्स इंक्लूड कर दिए गए। ओके, a virus which retains for the longer period sometimes throughout the life by the vector is called the persistent virus, because persistent का मतलब होता है कि वो कंटिन्यूसली वहीं पर रह रहा है बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसे हम कहते हैं persistent virus। अब यहाँ पर तीनों की एक बार डेफिनेशन जल्दी से देख लीजिए। नॉन परसिस्टेंट ट्रांसमिशन में क्या होता है, वायरस बिकेम अटैच टू द डिस्टल टिप ऑफ स्टाइलेट। अब यहाँ पर आपको एक वेक्टर की स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो अगर तो ये जो वायरस होगा ये इसके सिर्फ स्टाइलेट तक लिमिटेड रहेगा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो इन्फेक्शन करेगा वो वायरस अपनी जितनी भी विरुलेंस है वो लूज कर देगा, सारा जो अपना टाइटर है वायरस का वो लूज हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं नॉन परसिस्टेंट। सेकेंड हमारे पास आती है सेमी परसिस्टेंट, इन विच वायरल ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स द वायरस एंटरिंग इन द फॉरगट। तो सेकेंड केस में क्या होता है सेमी परसिस्टेंट में, कि स्टाइलेट से आगे कहाँ तक जाएगा, फॉरगट तक जाएगा, ठीक है, तब वो आ जाते हैं सेमी परसिस्टेंट। एंड दोज वायरसेस दैट मैनेज टू पास थ्रू आउट द गट, की अब यहाँ से ये फोरगट से हाइंड गट से होके हीमोसील में जाके एंड एट द एंड कहाँ आ जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड तक आ जाएंगे। जब ये पूरी गट को पास करके आ जाते हैं, इस तरीके के वायरस को हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट वायरस, ठीक है। तो अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा, अ वायरस विच रिटेन्स फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द वेक्टर इज नोन एज द परसिस्टेंट वायरस, क्योंकि वो थ्रू आउट द गट जो है वो पास होकर जाता है, जो वो फॉरगट टू हाइंड गट टू हीमोसील जो है एंड एट द एंड टू द सलाइवरी ग्लैंड वो मूव करता है। ओके, नेक्स्ट इज फ्लेम शेप कोनिडिया इज फाउंड इन विच फंजाई। तो यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है कि किस तरीके से बोला हुआ है कि फ्लेम शेप के कोनिडिया, यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली इस तरीके से फ्लेम शेप के कोनिडिया जो बन रहे हैं ये हमें किस में दिखते हैं, इन वेंचूरिया इनिक्वेलिस, या अकेला आप सिर्फ जेनेरा का नाम देखोगे तो वेंचूरिया इनिक्वेलिस दैट कॉजेज द एप्पल स्कैब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which fungi has Clistothecia with only one ascus and dichotomously branched appendages?
अब मैंने फर्स्ट जो पार्ट था उसके अंदर हमने बात की थी डाउनी मिल्ड्यू के क्लासिफिकेशन की, दैट वाज बेस्ड अपॉन दी ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ द स्पोरेंजियोफोर। तब हमने कहा था कि एक डाउनी मिल्ड्यू की जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ब्रांचिंग, एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हमें देखनी है दैट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई बेस्ड ऑन द क्लिस्टोथीशियल अपेंडेजेस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लिस्टोथीशियल अपेंडेजेस के साथ साथ उनके अंदर क्या सिंगल एस्कस प्रेजेंट है या उनके पास मल्टीपल एस्कस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जिसमें सिंगल एस्कस बन रहा है, जिसमें डाइकोटोमसली ब्रांच अपेंडेजेस होते हैं। डाइकोटोमसली ब्रांच की हमने बात की थी जहां पर एक सिंगल ब्रांच से फर्दर दो ब्रांचेस निकल जाते हैं, इसे कहा जाता है डाइकोटोमसली ब्रांच। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग जो है ये डाउनी मिल्ड्यू के कौन से जेनरा में मिलती है। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर इसको एक कंसाइज फॉर्मेट के अंदर मैंने अरेंज कर दिया है जिससे आपको पढ़ना इजी होगा। सबसे पहले है कि सिंपल हाइफे लाइक डाइकोटोमसली ब्रांचेस, फॉलन एट द बेस एंड कॉइल्ड एट द टिप। तो चार डिफरेंट तरीके के अपेंडेजेस जो है वो हमें यहाँ क्लिस्टोथीशिया में दिखते हैं। अब किस किस में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं वो देखते हैं। सिंपल हाइफे लाइक आपको दिखते हैं एरिसिफी, स्फेरोथिका एंड लेब्यूलेला। एरिसिफी, स्फेरोथिका एंड लेब्यूलेला ये रिजिडली एंड डाइकोटोमसली हमें किस में दिखते हैं, दोनों सफेरा सफेरा, ओडोसफेरा एंड माइक्रोसफेरा, दोनों में हमें किस तरीके की ब्रांचिंग दिखेगी, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड दिखेगी। थर्ड आ जाते हैं स्वॉलन एट द बेस, स्वॉलन एट द बेस एंड पॉइंटेड एट द टिप, इस तरीके का आपको दिखता है फाइलेक्टिनिया में। एंड फोर्थ इज रिजिडली एंड कॉइल्ड एट द टिप्स, इस तरीके से टिप्स पे कॉइल रहता है और ये हमें किसमें दिखता है, अनसिन्यूला में। तो इन दोनों में तो मेजर देखो एक एक एग्जांपल है, ठीक है। स्वॉलन एट द बेस में आ जाएगा फाइलेक्टिनिया और कॉइल्ड एट द टिप्स में आ जाएगा अनसिन्यूला। अब बात करते हैं कि इनके अंदर जो सुपरफिशियल माइसीलियम प्रेजेंट होता है, तो ऑलमोस्ट सबके अंदर ही आपको क्या दिखेगा, सुपरफिशियल माइसीलियम दिखता है। जो पार्शियली इंटरनल माइसीलियम जाता है वो हमें सिर्फ किस में दिखता है, एक लेब्यूलेला के अंदर एंड सेकंड इज फाइलेक्टिनिया। तो लेब्यूलेला और फाइलेक्टिनिया के अंदर दोनों में माइसीलियम पार्शियली इंटरनल जाता है बिकॉज पाउडरी मिल्ड्यू एक सुपरफिशियल फंजाई है, लेकिन सिर्फ इन दो जेनरा के अंदर जो इनका माइसीलियम होता है वो पार्शियली इंटरनल एंटर करता है। पहला तो एक्सेप्शन ये याद रखना है यहाँ पे। सेकेंड चीज आ जाती है एस्कस की, तो इसके अंदर ध्यान रखना एसपी। ओके, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सिंगल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट का। तो एसपी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, स्पेरोथिका एंड पोडोसेफेरा। तो इन दोनों के अंदर हमें क्या मिलेगा, सिंगल एस्कस मिलेगा, एल्स बाकी सब के अंदर हमें क्या दिखते हैं, मल्टीपल एसआई। ओके, तो अब हमने कितनी चीजें देखी यहाँ पे, ब्रांचिंग पैटर्न डिस्कस किया। सेकंड चीज हमने देखी कि इनका माइसीलियम सुपरफिशियल है या फिर पार्शियली इंटरनल है, जो कि सिर्फ दो में दिखता है हमें, लेब्यूलेला और फाइलेक्टिनिया के अंदर। तीसरी चीज हमने देखी कि इनमें सिंगल एस्कस प्रेजेंट है या मल्टीपल एसआई प्रेजेंट है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सिंगल एसपी होता है, तो स्फेरोथिका और पोडोसेफेरा दोनों के अंदर हमें सिंगल एस्कस दिखेगा, एस हमें सब में मैनी एसआई दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सिंगल एस्कस प्रेजेंट होना चाहिए और डाइकोटोमसली ब्रांच होनी। तो इसके अंदर हम क्या दिखते हैं, स्फेरोथिक, हम पहले तो ये देखो डाइकोटोमसली ब्रांच में आते कौन है, पोडोसेफेरा एंड माइक्रोसेफेरा। और अब सिंगल एस्कस किस में आता है, स्फेरोथिका एंड किस में आता है दूसरा, पोडोसेफेरा। तो इसके अंदर बाकी सब अलग आ जाते हैं। डाइकोटोमसली ब्रांचिंग और सिंगल एस्कस किस में प्रेजेंट है, पोडोसेफेरा में। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, मोज़ेक, अल्टरनेट ग्रीन एंड येलो पैचेस, ये तो सबको पता है मोज़ेक पैटर्न होता है। वेन क्लियरिंग और एक होता है वेन बेंडिंग। तो वेन क्लियर बोल दिया यानी कि वहां से ग्रीन कलर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी कि जो वेन वाला पार्ट रहता है वो यहाँ पे येलोइश हो जाता है, वहां से ग्रीन कलर जो है वो रिमूव हो जाता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। और जो बाकी हेल्थ पार्ट जो रहता है विद इन वेन्स जो रहता है वो रहता है ग्रीन। ठीक है, तो वेन क्लियरिंग यानी कि वेन वाले पार्ट से जो है वहां पे ग्रीन कलर लॉस हो गया है। वेन बेंडिंग जो होती है वो बिल्कुल इसका वाइस वर्सा केस है कि यहाँ पे जो हमें वेन्स दिखती है वो ग्रीन दिखती है वेन्स का टिश्यू, और एल्स बाकी जितना भी टिश्यू है उनके बीच का दैट इज क्लोरोटिक। ओके, रिंग स्पॉट के अंदर क्या हो जाती है, बेसिकली डेथ की बात नहीं करते हैं हम, इसके अंदर डेथ ऑफ कंप्लीट नेक्रोटिक नहीं हो जाता है, वो इस तरीके से आपको रिंग फॉर्मेट के अंदर नेक्रोसिस दिखता है। तो यहाँ पर अगर हमें रॉन्ग पेयर देखना है तो इसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट इज केमिकली अ वायरस पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि मेजरली जो उसके अंदर
वायरस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोट, और मेजर परसेंटेज जिसकी होती है दैट इज प्रोटीन कोट। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, 75 to 95% प्रोटीन एंड 5% न्यूक्लिक एसिड। वायरस कंटेन ऑफ 5 to 25% ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड रेस्ट जो मैक्सिमम कॉम्पोजिशन होगी दैट इज ऑफ द प्रोटीन कोट। Next, it is the action of set of environments prior to penetration and infection which makes the plant vulnerable to the attack by the pathogen is known as। तो जब भी आप डिजीज साइकिल आपने पूरी बीएससी में जितने भी डिजीज के कोर्स पढ़े हैं उसके अंदर एक मेजर चीज हम क्या किस टॉपिक्स के अंदर हम सब टॉपिक्स में उसको याद करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, देन हम बात करते हैं उसकी सिम्टोमेटोलॉजी के बारे में, देन हम बात करते हैं एटियोलॉजी में जिसमें हम बताते हैं कि अच्छा पैथोजन जो है वो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, फंजाई है, किस तरीके के स्पोर्स बना रहे हैं वो सब। उसके बाद हम बात करते हैं उसकी डिजीज साइकिल की जिसमें हम उसका प्राइमरी सर्वाइवल और सेकेंडरी स्प्रेड देखते हैं। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज फेवरेबल कंडीशंस या फिर एपिडेमियोलॉजिकल कंडीशन। तो उसके अंदर हम बेसिकली क्या बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगी जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन जो है वहां पर आएगा या फिर वो ज्यादा इंक्रीज होगा। अब इन फेवरेबल कंडीशंस को क्या बोला जाता है, प्री डिस्पोजिशन फैक्टर्स। प्री डिस्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है एनवायरनमेंट की जिससे हम उस फील्ड को क्या करें, या जो आपका एरिया है, आपका ट्रायल है, कुछ भी, उसको किस कंडीशन से हम पहले डिस्पोज करें कि जिसकी वजह से वहां पर इन्फेक्शन हो। ठीक है, तो जो प्री फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड है तो उन्हें हम कहते हैं प्री डिस्पोजिशन कंडीशन। तो ये वो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं पेनिट्रेशन इन्फेक्शन होने से पहले जो कि पैथोजन के लिए फेवरेबल होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, प्री डिस्पोजिशन। नेक्स्ट इज टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं टॉस्पो वायरस। टॉस्पो वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय ट्रिप्स। ओके, तो टॉस्पो वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय ट्रिप्स। और पहले हमने पढ़ा था कि जो बिगोमो वायरस है लाइक येलो मोज़ेक वायरस, मूंगबीन येलो मोज़ेक वायरस हो गया आपका, और बिगोमो वायरस को नाम ही किस लिए कहते हैं, बिगोमो स्पॉट आपका बीन गोल्डन मोज़ेक, दैट इज बिगोमो वायरस, बीन गोल्डन मोज़ेक वायरस, यही होता है बिगोमो वायरस। और इसे ट्रांसमिट कौन करती है, व्हाइट फ्लाई। टॉस्पो वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय थ्रिप्स। एंड नेक्स्ट अगेन आपके पास एक इसका क्वेश्चन आ गया कि डच एल्म डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द एल्म बार्क बीटल्स बाय व्हाट मींस। तो अब इसके अंदर पहली चीज तो हमें यही पता लगेगी कि जो डच एल्म डिजीज होती है वो किससे ट्रांसमिट होती है, वो ट्रांसमिट होती है बाय द हेल्प ऑफ बीटल्स। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर इन्होंने बताया कि एंडोजोइक मीन से करते हैं, एपिजोइक मीन से करते हैं। एंडोजोइक और एपिजोइक का मतलब होता है कि क्या वो बीटल जो है वो इस डिजीज को अपने अंदर जो है कि मतलब अपनी बॉडी के अंदर ले जाके उसको जो पैथोजन है उसको लेकर जाएगा और इधर अपनी बॉडी के ऊपर लेके जाएगा। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि पॉलिनेशन के अंदर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो पहले एक फ्लावर के ऊपर बैठते हैं और वहां से जो पोलन है वो उनकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाता है, देन फिर वो जब दूसरे फ्लावर के ऊपर मूव करते हैं तो वो पोलन वहां पर शेड हो जाते हैं। तो ये एक एपिजोइक मीन्स हो गया कि जिसके अंदर जो वेक्टर है, जो इंसेक्ट है, वो अपनी बॉडी के ऊपर उसे लेके जा रहा है। लेकिन अब कई वायरसेस जो वेक्टर्स की हम बात करते हैं जैसे व्हाइट फ्लाई हो गया या एफिड्स हो गए, ये अपनी बॉडी के अंदर उस वायरस को, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं पहले इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर फीड करते हैं तो वायरस उनकी बॉडी में चला जाता है, लाइक कि फॉरगट तक चला गया या हीमोसील तक चला गया, यानी कि वो अपनी बॉडी के अंदर उस पैथोजन को कैरी करते हैं, दैट इज एंडोजोइक मीन्स। तो यहाँ पर जो डच एल्म डिजीज कॉज जो ट्रांसमिट कर रहे हैं बीटल्स, ये किस फॉर्म के अंदर ट्रांसमिट करते हैं, बाय दी एपिजोइक मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि बीटल उसे अपनी बॉडी के ऊपर स्टिक करके, कि जब वहाँ फीड करते हैं तो ये जो फंजाई है वहां पर स्टिक हो जाती है उनकी बॉडी पर, देन ये हेल्दी प्लांट के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। ओके, which of the following pathogens are long distance spread of the fungal spores। तो इसके अंदर देखो जब आपने सारे ऑप्शंस देखे तो इसमें सबसे क्लियर ऑप्शंस हम कहते हैं, जैसे सबसे आप कह सकते हो फॉर श्योर आंसर आपका है कि हाँ ये तो कंफर्म ही आएगा, दैट इज बक्सीनिया, है ना, क्योंकि हम बक्सीनिया के बारे में क्या पढ़ते हैं कि हिमालयन से लेकर नीचे जो आपकी नीलगिरी हिल्स आते हैं वहां से इसके स्पोर्स जो है, वहां से इसके यूरिडियो स्पोर्स उड़ के आते हैं, तो इससे ज्यादा लॉन्ग डिस्पोजल क्या होगा। तो इसके अंदर सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमें पता है दैट इज बक्सीनिया। तो बक्सीनिया के साथ हमारे क्या जाते हैं कॉफी रस्ट, क्योंकि इसने भी बहुत मेजर एपिडेमिक कॉज किया था।
तो कॉफी रस्ट का पैथोजन कॉक्सीनिया, ये दोनों ही लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड जो होते हैं। इसके अलावा जो है इनका शॉर्ट डिस्टेंस, फाइटोप्थोरा, हेलमिंथोस्पोरियम, मेडेसिया, लूस मटोवेट। लूस मटोवेट तो वैसे भी सीड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, उसके स्पोर्स अगर उड़ते भी हैं तो बहुत शॉर्ट डिस्पोजल होता है उनका। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? हिमेलिया फास्टेड। ओके, नेक्स्ट इज चिकपी ब्लाइट, या जिसे हम क्या कहते हैं? एस्कोचाइटा ब्लाइट। ओके, सो चिकपी ब्लाइट फंगस एस्कोचाइटा रेबी इज, इसको समझने के लिए अब सीधे सी बात है, हम इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ये देखिए, एस्कोचाइटा ब्लाइट दैट इज कॉज्ड ड्यू टू दी एस्कोचाइटा रेबी। इसकी परफेक्ट स्टेज होती है माइकोस्फेरेला रेबी, ठीक है। इसके अंदर जो सिम्टम्स बनते हैं वो क्या होते हैं? वाटर सॉफ्ट लीजन्स, यानी कि येलो सेंटर दिखेगा और उसके बाद ब्राउन मार्जिन दिखती है। उसके अंदर जो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो कौन सी बनती है? इक्नीडिया। सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बनती है पेरिथीशियम। ये सीड बोर्न होता है मेजरली और सॉइल बोर्न होता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर मेजरली इसका जो सीड वाला जो है ये सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाता है ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। एंड तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में बेसिकली ये सॉइल बोर्न यानी कि रेजिड्यू उसके ऊपर रहता है, ठीक है। और इसकी सबसे ससेप्टेबल स्टेज प्लांट की कौन सी होती है इसके इन्फेक्शन के लिए? दैट इज फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। तो जब हम यहाँ ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस में आपको दिख रहा है सॉइल बोर्न, एयर बोर्न, सीड एंड एयर बोर्न एंड इंसेक्ट ट्रांसमिबल। तो जर्नल केस के अंदर ये सीड बोर्न रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपके पास सीड एंड सॉइल बोर्न होता तो वो ऑप्शन की प्रेफरेंस पहले होती, लेकिन सॉइल से भी पहले जो सीड वाली है दैट इज द मेजर, तो यहाँ पर हम प्रेफरेंस किसको देंगे? सीड एंड एयर बोर्न को, ठीक है। तो सीड और इन्फेक्टेड डेब्रिस यानी सॉइल में कर सकता है, बट मेजरली क्या है? सीड बोर्न है ये। नॉर्थ इंडिया के अंदर एक्सेप्शन रहता है कि नॉर्थ इंडिया में वो सर्वाइव नहीं कर पाता ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, तो हम नॉर्थ इंडिया के केस में इसको सॉइल, अगर इन्होंने स्पेसिफाई किया नॉर्थ इंडिया में तब सॉइल वाला आंसर आएगा, लेकिन वैसे प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? सीड बोर्न को, ओके। विच टॉक्सिन इज ऑल्सो नॉन एज द वाइल्ड फायर टॉक्सिन? तो वाइल्ड फायर टॉक्सिन जो है ये किसे बोला जाता है? टैब टॉक्सिन को। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सुडोमोनास रिंजी पैथोवर टेबेसाई, और ये पहला प्योर टॉक्सिन जो है जिसको प्योरीफाई किया हुआ है, प्योर कल्चर में किया हुआ है, पहला टॉक्सिन है, ठीक है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सुडोमोनास रिंजी पैथोवर टेबेसाई, दैट इज द कॉजल एजेंट ऑफ वाइल्ड फायर डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है। वाइल्ड फायर टॉक्सिन इज डाइपेप्टाइड प्रिकर्सर टू इट्स बायोलॉजिकल फॉर्म। इसकी बायोलॉजिकल जो एक्टिव फॉर्म है, यानी कि जो आपका जो टैब टॉक्सिन है ये होता है इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है फिर अपनी एक्टिव फॉर्म में, दैट इज टैब टॉक्सिन, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एक्टिव फॉर्म। एंड देन ये जो एक्टिव फॉर्म है ये मेनली किसके ऊपर काम करती है? इसका मोड ऑफ एक्शन रहता है इनहिबिटिंग द ग्लूटामिन सिंथेटेज एंजाइम। ये ग्लूटामिन सिंथेटेज एंजाइम जो है ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और इसके आने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है? आपको क्लोरोटिक हेलोज या येलोइंग वहां पे दिखेगी, एंड एट द एंड आपको पूरा वहां पे इस तरीके से लगेगा कि जिस तरीके से जैसे आग लगने के बाद जो पूरी आपको फील्ड किस तरीके से दिखती है, ठीक है, जली हुई येलोइश ब्राउनिश इस तरीके की, तो उस तरीके से यहाँ पे हमें जो फील्ड है वो विजिबल होती है ड्यू टू दिस क्लोरोटिक हेलोज, ओके। तो क्या क्या पढ़ा हमने इसमें? वाइल्ड फायर टॉक्सिन। वाइल्ड फायर टॉक्सिन जो है एक तरीका फर्स्ट टॉक्सिन हो गया आपका। सेकंड, जिसको प्योर फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस किया गया। सेकंड, ये किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? सुडोमोनास रिंजी पैथोवर टेबेसाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी एक्टिव फॉर्म क्या रहती है? टैब टॉक्सिनिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि टैब टॉक्सिनिन जो है वो किसके ऊपर वर्क करता है? इनहिबिट करता है ग्लूटामिन सिंथेटेज को, जिसकी वजह से येलोइंग प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, Which of the following is or are the effect of toxins on the plant disease? तो toxins के क्या क्या इफेक्ट रहते हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है या फिजियोलॉजिकली क्या इफेक्ट पड़ता है? तो फर्स्ट है that hydrogen and potassium exchange at the end of the cell membrane इसको, यानी कि सबसे पहले जो एंट्री मोड पे आता है तो ये सेल की परमेबिलिटी को चेंज कर देता है, यानी कि आयन लीकेज हो जाती है यहाँ पे, और जो सोडियम और पोटेशियम आयंस जो होते हैं उनका वहां से लॉस हो जाता है। सेकेंड, इसके अंदर है पायरिकुलेरिन जो टॉक्सिन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पायरिकुलेरिया ओराइजी, इट इनहिबिट्स द पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज सिस्टम। अभी हमने टैब टॉक्सिन की बात की थी, वो ग्लूटामिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा था।
पायरिपुलेरिन किसको करेगा? पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज सिस्टम को। एंड विक्टोरिन एक्ट्स बाय अनकपलिंग दैट। विक्टोरिन का हमने कहाँ पढ़ा था? HV टॉक्सिन, दैट इज द फर्स्ट होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन। और ये अकेला ऐसा टॉक्सिन है जो टॉक्सिन हाइपोथेसिस के तीनों पैरामीटर्स को फुलफिल करता है। द ओनली टॉक्सिन दैट फुलफिल्स द टॉक्सिन हाइपोथेसिस कंप्लीटली इज विक्टोरिन। और ये किस पे काम करता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के ऊपर एक्ट करता है। Next is Fusarium moniliform produces a thermostable toxin even in the soil around the roots, which too causes the browning of roots. Okay, तो ये Fusarium moniliform जो fusaric acid का formation करती है, ठीक है, ये एक थर्मोस्टेबल टॉक्सिन है, सॉइल के अंदर ही उसको प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से रूट्स की ब्राउनिंग हो जाती है और उसका डेवलपमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, ये अभी हमने बात की, द सिंगल टॉक्सिन विच सेटिस्फाई ऑल द थ्री पोस्टुलेट्स ऑफ द टॉक्सिन हाइपोथेसिस दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ल्यूक एंड विलर्स इज द विक्टोरिन, दैट इज द होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन। ओके, सो ये टॉक्सिन की हाइपोथेसिस है दैट अ टॉक्सिन शुड प्रोड्यूस ऑल द सिम्पटम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज। सेंसिटिविटी टू द टॉक्सिन विल बी कोरिलेटेड विद द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पैथोजन, यानी कि जितनी ज्यादा टॉक्सिन की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा डिजीज सिवियरिटी इंक्रीज होती रहेगी। Next is toxin production by the pathogen will be directly related to ability of cause of disease, यानी कि टॉक्सिन जो है वो डायरेक्टली डिजीज कॉजिंग के अंदर डिजीज एनहेंसमेंट में रोल प्ले करता है। और ये तीनों जो पोस्टुलेट्स हैं इनको कौन जस्टिफाई करता है? विक्टोरियन। Next question is pectin degradation results in liquefaction of the pectic substances and weakening of the cell walls leading to the tissue maceration. Bacteria known for the pectin degradation is, ये हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि जिसके अंदर हमने बात की थी इर्विनिया के बारे में, कि इर्विनिया जो पैथोजन होता है जो कि मेजरली कॉज करता है सॉफ्ट रॉट ऑफ वेजिटेबल, सॉफ्ट रॉट ऑफ वेजिटेबल। अब ये सॉफ्ट रोड के पीछे का पर्पस क्या होता है? क्योंकि दो सेल्स के बीच की जो स्टेबिलिटी जो उन्हें इंटैक्ट करके रखता है, जिसे हम सीमेंटिंग एजेंट बोलते हैं, दैट इज पैक्टिन, जो मिडल लेमिला में प्रेजेंट होता है। अब ये जो है ये एक्ट किसके ऊपर करते हैं? इस पैक्टिन के ऊपर करते हैं। तो ये रिलीज करते हैं पैक्टिनेज एंजाइम जो डिफरेंट होते हैं, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज, पैक्टिनेज हो गया, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है ये जाके क्या करते हैं? इस पैक्टिन को डिसॉल्व कर देते हैं। डिसॉल्व करने के बाद उनके बीच का जो वो सीमेंटिंग एजेंट है वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से टिश्यू जो है वो कंप्लीटली वाटर सॉक्ड हो जाता है, उसकी रोटिंग हो जाती है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं टिश्यू मैसिनरेशन। ओके, सो ये पैक्टिन डिग्रेडेशन जो है ये मेजरली किसका काम? इर्विनिया कैरेटोवोरा सब स्पीशीज कैरेटोवोरा दैट कॉजेस द सॉफ्ट रॉट ऑफ वेजिटेबल्स। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड कर दी है कि पैक्टिक सब्सटेंसेस मेनली तीन तरीके के होते हैं बेस्ड ऑन द मिथाइलेशन यूनिट्स। उसके बाद तीन मेजर तरीके के पैक्टिनेज जो एंजाइम है, पैक्टिन मिथाइल एस्टरेज, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंड पैक्टिन लाइएज, और इनका फंक्शन भी इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया, तो आप यहाँ से इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ओके, नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द स्क्लेरोटीनिया। अब स्क्लेरोटीनिया कौन सा टॉक्सिन बनाता है? इट प्रोड्यूसेस द ऑक्सैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड हो गया पेंटॉक्सिन, जिनियोल। स्क्लेरोटोनिया क्या बनाता है? ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट आता है लाइकोमेरिस्मिन टॉक्सिन इज टॉक्सिक इन द प्रेजेंस ऑफ। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें याद रखना है, दैट इज कि लाइकोमेरिस्मिन जो टॉक्सिन है वो सबसे उसकी टॉक्सिसिटी यानी किसके लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है? एंड द आंसर इज आयरन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाइकोमेरिस्मिन इज अ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय Fusarium oxysporum forma specialist Lycopersicea. This suggested the role of lycomerismin as the secondary determinant of tomato. Primary determinant नहीं है ये, secondary determinant है। Next important चीज wilting cause कर, इसकी टॉक्सिसिटी की जो टॉक्सिसिटी है वो इंक्रीज होती है 10 folds by the presence of the iron. तो आयरन एक्ट एज द चिलेटिंग एजेंट, तो ये वीक चिलेटिंग एजेंट बनाता है जिसकी वजह से ये बाकी मेटल आयंस को सप्रेस करके रखता है। तो इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमें कुछ दूसरे मेटल आयंस का यूज यहाँ पर करना होता है। तो मेजरली आपको ध्यान रखना है कि लाइकोमेरिस्मिन प्रोड्यूस कौन कर रहा है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पेशलिस्ट लाइकोपर्सिसी। टमाटो में विल्टिंग कॉज करते हैं ये, और ये किस तरीके का होता है? सेकेंडरी डिटर्मिनेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी कंसेंट्रेशन जो है, इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो 10 फोल्ड्स इंक्रीज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द आयरन। In the presence of iron, lycomerismin causes the increased transpiration of tomato cuttings
एंड इंक्रीज्ड वाटर परमेबिलिटी ऑफ द एपिडर्मल स्ट्रिपिंग्स, यानी कि उसकी सेल मेम्ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, इसके अलावा वो उसके ट्रांसपिरेशन रेट को भी अफेक्ट करता है। मेजर ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव किसके लिए होता है, ये आयरन की प्रेजेंस के लिए। आयरन की प्रेजेंस इसकी टॉक्सिसिटी को 10 टाइम्स इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट इज statement 1, viruses are transmitted mainly by the insect vectors, and second is whitefly is the main vector transmitted most number of the virus. अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमें पता है, ठीक है, क्योंकि वायरस जो है ये जो खुद है ये एक्टिव इन्वेडर्स नहीं है, ये खुद से इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकते हैं, खुद से ट्रांसमिट नहीं हो सकते हैं, इन्हें कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए ट्रांसमिशन के लिए। तो उसमें से भी मेजर जो एजेंट्स होते हैं दैट आर दी इंसेक्ट वेक्टर्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड इन्होंने बोला है कि व्हाइट फ्लाई जो है वो सबसे मेजर वेक्टर है जो मोस्ट ऑफ द वायरस को ट्रांसमिट करता है। ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज द मेजर वेक्टर दैट ट्रांसमिट मोस्ट ऑफ द वायरस इज एफिड। व्हाइट फ्लाई कुछ स्पेसिफिक लाइक बिगोमो वायरस कुछ स्पेसिफिक वायरस को ही ट्रांसमिट करता है, एफिड ट्रांसमिट मोस्ट ऑफ द वायरस। तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है वायरस ऑलवेज एसोसिएटेड विद द हेल्पर वायरस एंड डिपेंड्स ऑन फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड इन्फेक्शन आर कॉल्ड एज द सैटेलाइट वायरस। अब यहाँ पर दो टर्म के बीच में कंफ्यूजन रहती है, एक होता है सैटेलाइट वायरस, एक होता है सैटेलाइट आरएनए। फर्क क्या है, जब हमने यहाँ पर इसके आगे लगा दिया वायरस, अब जब हमने कंप्लीट वायरस टर्म लगा दी दैट मीन्स कि इसके पास न्यूक्लिक एसिड भी होगा, इसके पास प्रोटीन भी होगा। तो अब ये क्यों किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है बिकॉज इसके पास रेप्लिकेज एंजाइम नहीं है, इसके पास रेप्लिकेशन करने के लिए खुद का एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इसको एक हेल्पर वायरस चाहिए जो इसकी रेप्लिकेशन इसकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर हेल्प करे। जबकि अगर हम बात करते हैं सैटेलाइट आरएनए की, तो इन्हें जो ये अब इसमें नाम दिया सिर्फ आरएनए, दैट मीन्स कि इसके पास प्रोटीन कोड भी खुद का प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हेल्पर वायरस के पास अपनी प्रोटीन कोड बनाने के लिए भी हेल्प लेगा, प्लस रेप्लिकेशन के अंदर भी हेल्प लेता है। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ देखना है कि वायरस लगाया दैट मीन्स इसके पास अपना न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड दोनों प्रेजेंट है, वो सिर्फ किसके लिए डिपेंडेंट है, रेप्लिकेशन के लिए। जब आरएनए लिख दिया दैट मीन्स कि वो प्रोटीन कोड के लिए भी डिपेंड है, प्लस वो रेप्लिकेशन के लिए भी डिपेंड है। ओके, यहाँ पर सबकी डेफिनेशन जो है वो लिख दी है। ट्रांसओवेरियल वायरस वो होता है जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है हेरिडिटरली जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेयर वायरस इज पास्ड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड फीमेल इंसेक्ट वेक्टर टू हर ऑफस्प्रिंग वाया द एग्स। तो एग्स के थ्रू होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसओवेरियल वायरस। ये सेमी परसिस्टेंट और परसिस्टेंट की हमने पहले बात कर ली थी यहाँ पे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सिंगल वायरॉइड डिजीज डिस्कवर्ड इन द मोनोकॉट इज। तो यहाँ पर ये चारों ही वायरॉइड से होने वाले डिजीज है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये भी डाइकॉट है, ये भी डाइकॉट प्लांट है और प्रेजेंट भी डाइकॉट प्लांट है। द ओनली मोनोकोट वायरॉइड डिजीज इज कोकोनट केडांग केडांग डिजीज। So this is a single viroid disease that was discovered in the monocot. So that's all for part 2. I hope you liked the video and please अपनी response अपना feedback comment section में share कीजिएगा. Thank you so much.